एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम 25 अक्टूबर का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। और आज की इस वीडियो की खासियत यह है कि हम एडिटोरियल जो है इंडियन एक्सप्रेस के देखेंगे और काफ़ी सारी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द हिंदू में से हम वो कवर करने वाले हैं, तो दोनों ही पेपर का एक अद्भुत सा संगम आज के इस वीडियो में हमें देखने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में अगर हम आते हैं तो हमें यहाँ पर YouTube किस तरीके से काम करता है, जो वीडियोस है उसको रिकमेंड में कैसे दिखाता है, उसके बारे में बात की जा रही है। अभी अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो फिर आप ये एडिटोरियल जो है वो खुद से पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं जिनको आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी जिनको क्लियर करनी है या फिर स्टेट पीएससी क्लियर करनी है उनके लिए मैं कंटेंट जो है वो ला रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एजेंडा फॉर ग्लासगो, अभी देखिए जो कॉप है वो मीटिंग होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो हमें देखने को मिलने वाली है, जो पहले ही होनी थी लेकिन कोविड की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गई। तो अभी यहाँ पर काफी सारे जो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या करना चाहिए, किस पर फोकस होना चाहिए, मतलब बेसिकली जो भविष्यवाणी है वो देखने को मिल रही है। ये हो जाए उसके बाद क्या क्या नतीजे निकलते हैं, क्या क्या उस पर होता है, क्या नहीं होता है, क्या शॉर्टकमिंग्स रहे हैं, वो सारी चीजें बाद में डिस्कस करने में मजा आता है। अभी भविष्यवाणी करना उसमें कोई मजा नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ग्रेट मैन सिंड्रोम, अभी देखिए यहाँ पर बेसिकली वही जो क्लैश चल रहा है गांधी जी सावरकर उनके बीच में, जो क्लैश चल रहा है उसी के ऊपर जो है वो चीज को चिंगम की तरह खींची जा रही है हर सारे एडिटोरियल में, तो कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर स्टेप टू स्मॉल, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें से भी कुछ खास जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। देन आइडियाज पेज अगर हम देखते हैं तो ये वाला एडिटोरियल जो है इंपॉर्टेंट है, सीड ट्रांजिशन, मतलब यहाँ पर जो राइस है, जो पैडी है, उसको यहाँ पर हम कैसे स्विच कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टेप्स दिए गए हैं, काफी सारा सॉल्यूशन ओरिएंटेड एडिटोरियल में कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो इस पर हम नजर डालेंगे बड़ी ही खूबसूरती के साथ। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं आउटसाइड द प्रोपोगेंडा, अगेन यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर फास्ट ट्रैक टू ग्रोथ, यहाँ पर पीएम शक्ति, जो गति शक्ति योजना है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पीएम गति शक्ति योजना, तो इस ये हमने 16 अक्टूबर के न्यूज़पेपर एनालिसिस में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो उसमें से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया है, कवर किया है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा जो एडिटोरियल है उस पर आने से पहले न्यूज़पेपर में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, द हिंदू जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं और उसके अलग अलग पेजेस पर कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को, और माइंड की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूरा एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं कंटेंट ला रहा हूँ। यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर बात जो है वो ग्राफ्ट चार्ज अगेंस्ट एनसीबी इन आर्यन केस, तो यहाँ पर ये न्यूज़ क्या है ये बता के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है भाई, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बताऊंगा जो आपको एग्जाम में बहुत फायदा दिलाएगा। तो ये अगर हम देखते हैं जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है कि अभी यहाँ पर जो एनसीबी है उनकी ऑफिशियल्स पर अब चार्ज जो है वो देखने को मिल रहा है,
मतलब एक ट्विस्ट यहाँ पर आ गया है आर्यन खान केस में। आप सभी को पता है आर्यन खान जो है उसको क्रूज से पकड़ा गया था कि भाई ड्रग्स जो है उसने लिया हुआ है एनसीबी के द्वारा, और फिर उसके बाद उसको जो बेल है वो नहीं मिल पा रही है ना। देन उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी उसमें कंट्रोवर्सी हो रही थी, काफ़ी सारा उसको पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो दिया गया कि ये शाहरुख खान कांग्रेस ओरिएंटेड है इसलिए जो है वो बेल नहीं की जा रही है, नहीं तो बहुत सारे जो भारती सिंह है, दीपिका पादुकोण है, उनको तो फटाफट जो है वो बेल मिल गई थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसी बीच अब यहाँ पर जो करप्शन केस है वो भी देखने को मिल रहा है कि भाई एनसीबी जो है उनके ऑफिशियल, तो वहां पर फोन पे बात हो रही थी, विटनेस जो है उनके उसके द्वारा बोला गया फोन पे बातचीत हो रही है, 8 करोड़ रुपए का यहाँ पर लेन देन जो है वो देखने को मिल रहा है ऑफिशियल्स के बीच में। तो ये सारी बातें हो रही है। अब देखिए इसका नतीजा जो है वो क्या निकलता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एनसीबी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीबी के बारे में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है नार्कोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो। ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1986 में अंडर नार्कोटिक्स कंट्रोल एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। हेडक्वार्टर जो है वो हमें दिल्ली में लोकेटेड देखने को मिलता है। अपिक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। आर्टिकल 47 जो है जो यहाँ पर प्रोहिबिट करता है कि भाई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स जो है वो ना लिया जाए, उस पर ये बेस्ड हमें देखने को मिलता है, जो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि यहाँ पर जो प्रोहिबिशन है कंजम्पशन पर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स जो हेल्थ को इंजूरियस हो उस पर प्रोहिबिशन जो है वो लाया जाए। अब यहाँ पर मेडिसिनल पर्पस के लिए अगर उसका इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर बैन नहीं किया जा सकता है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ड्रग अब्यूज कंट्रोल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसीलिए लेजिस्लेटिव पॉलिसी के थ्रू कई एक्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर ड्रग्स जो है उसको कंट्रोल या फिर ड्रग्स जो है उसको बैन किया जाता है। कौन कौन से हैं तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 देखने को मिलता है, नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 देखने को मिलता है, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988, ये सभी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट 1985 अगर हम देखते हैं तो ये पेनाल्टी जो है ये प्रोवाइड करता है जो भी यहाँ पर ट्रैफिकिंग कर रहा है नार्कोटिक्स ड्रग्स की। यहाँ पर एक्ट जो है सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लाई जानी चाहिए, उसके तहत हमें एक्ट देखने को मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ड्रग्स जो है जो भी यहाँ पर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स है वो सब यहाँ पर स्प्रेड ना हो। अब यहाँ पर जो मोटो है, विजन है, मिशन है, ये भी हमें पता रहना चाहिए एनसीबी का। तो मोटो अगर हम देखते हैं कि कई बार आपको ऐसा आ सकता है कि इंटेलिजेंस एनफोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ये नीचे दिए गए में से कौन सी बॉडी का मोटो है। ठीक है, तो जो बॉडी मोस्टली न्यूज़ में चलती है वही उसका जवाब होता है, ये ट्रिक है अगर आपको प्रीलिम्स में आंसर देना है लॉजिकली। तो यहाँ पर मोटो अगर हम देख लें तो इंटेलिजेंस एनफोर्समेंट कोऑर्डिनेशन, ये हमें यहाँ पर इसका मोटो देखने को मिलता है। मिशन अगर हम देखते हैं तो प्रिवेंट एंड कॉम्बैट अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक ऑफ ड्रग्स। देन विजन अगर हम देखते हैं एंडीवर फॉर अ ड्रग फ्री सोसाइटी। तो देखिए विजन और मिशन जो है ये मतलब बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको ये पूछा गया, तो मोस्टली एग्जाम में मोटो जो है यही पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। या फिर जो ऐसा आ सकता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनसीबी, जो मिशन है एनसीबी का वो है एंडेवर फॉर ड्रग फ्री सोसाइटी, एंड विजन जो है वो है प्रिवेंट एंड कॉम्बैट अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पर इसको इंटरचेंज करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत रहेंगे क्योंकि इंटरचेंज किया गया है मिशन और विजन को। चलिए यहाँ पर फर्स्ट पेज पर दूसरी एक न्यूज़ आ रही है जहाँ पर जो प्रकाश झा है, ठीक है, वो एक सीरीज जो है, वेब सीरीज जो है वो ला रहे हैं, और एक्चुअली उसका थर्ड पार्ट ला रहे हैं, आश्रम। तो उस सिनारियो में यहाँ पर उन पर जो इंक है वो फेंकी गई। अभी देखिए ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ एक तो हम GS4 जो है उस पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर ला सकते हैं कि जो मॉरली यहाँ पर क्या ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। एक दूसरा GS पेपर 2 पर्सपेक्टिव से जो प्रेशर ग्रुप है वो भी यहाँ पर एक निकल कर आता है कि प्रेशर ग्रुप जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, ये सब। लेकिन जो मुझे ज़्यादा सूटेबल, हालांकि ये वो नहीं है लेकिन स्टिल ज़्यादा सूटेबल जो मुझे पार्ट यहाँ पर लग रहा है वो है मॉब लिंचिंग का। क्योंकि क्या होता है कि मॉब लिंचिंग ये हमारे देश में, ठीक है, मॉब लिंचिंग, ये जो न्यूज़ है ये मॉब लिंचिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इससे ही रिलेटेड एक जो पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है वो है मॉब लिंचिंग का। तो ये हमारे GS पेपर 2 पर्सपेक्टिव से बोलिए, उसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव हम GS पेपर 3 में भी थोड़ा बहुत उसको डाल सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से मॉब लिंचिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखने को मिलता है। तो मॉब लिंचिंग जो है वो क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर लोगों की जान लेना।
ठीक है, बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ लोग है, उन्होंने क्या किया, एक कोई व्यक्ति की या फिर दो लोगों का या तीन लोगों का यहाँ पर जान जो है वो ले ली, मतलब हत्या जो है वो कर दी। तो फिर आप बोलोगे सर ये मॉब लिंचिंग क्यों, ये तो मर्डर बोला जा सकता है। देखिए मर्डर जो है वो बेसिकली प्री प्लान्ड होता है कि मुझे इसको मारना है, तो प्री प्लान्ड यहाँ पर मर्डर जो है वो कर दिया गया है। लेकिन जो लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग होती है, वो यहाँ पर प्री प्लान नहीं होती है। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जो है वो इकट्ठा है, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि सीधे तरीके से वहाँ पर लोगों को गुस्सा आया और वहाँ पर उन्होंने जान जो है वो ले ली। देन टेररिज्म एंड मॉब लिंचिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए टेररिज्म जो है वो उनको डर खौफ जो है वो पैदा करना है, जितने ज़्यादा लोग मरेंगे उतना ज़्यादा खौफ होगा और नंबर ऑफ लोग जो है उनकी डेथ होना चाहिए उस पर निर्भर करता है। लेकिन वही हम मॉब लिंचिंग देखते हैं तो जो यहाँ पर लोगों के द्वारा समझा जाता है कि नहीं इसने कुछ ये किया है, उसके ऊपर मॉब लिंचिंग होती है। लिंचिंग के इंस्टेंस जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, हमारी सोसाइटी में काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं रिसेंट पास्ट में। अब रीजंस अगर हम देखते हैं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी लॉज जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, कि जो माइनॉरिटीज़ है उनके सेफगार्ड के लिए प्रॉपर जो लॉज है वो लाए जा सके, वो हमें देखने को नहीं मिलता है। कोई भी मॉब लिंचिंग से रिलेटेड लॉ हमारे यहाँ पर नहीं है। मतलब समझ लो एक कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने अगर एक कोई व्यक्ति को मार दिया तो भाई मर्डर चार्ज जो है वो लग गया, मर्डर उसने किया, फांसी की या जेल की सज़ा हो गई, अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है तो फांसी की सज़ा हो गई। लेकिन अगर मॉब के द्वारा मारा जाता है तो मॉब लिंचिंग आ जाता है, वहां पर हमारे लिए कोई लॉ ही देखने को नहीं मिलता है। देन अकाउंटेबिलिटी जो है, कन्विक्शन जो है, उसका कोई भी हमारे यहाँ पर मतलब सही तरीके से जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं होता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, अक्सर क्या होते हैं पॉलिटिशियन जो है वो यहाँ पर मॉब लिंचिंग कर देते हैं ताकि उनको पॉलिटिकल गेन मिल जाए कि हाँ भाई फलाना फलाना चीज़ के लिए अगर मॉब लिंचिंग हो रही है, हाँ देखो हमारा यहाँ पर एजेंडा जो है वो स्थापित हो रहा है। देन पुलिस का फेलियर भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। पुलिस जो है वो यहाँ पर मॉब लिंचिंग, जहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही है, लोग बहुत गुस्से में लोग मार रहे हैं, तो अब पुलिस जो है वो भी एंटर करने की कोशिश नहीं करती या फिर उनको कंट्रोल नहीं कर पाती है। सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होता है कि देखो इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसलिए अब लोग जो है सीधे गुस्से में आ रहे हैं, मारना शुरू कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज़्यादा है कि भाई लोग जो है जल्द फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जल्दी जल्दी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर एक्शन जो है वो ले लेते हैं। सोशल पीस के अगेंस्ट में यहाँ पर हमें यहाँ पर चीज़ जो है वो देखने को मिलती है मॉब लिंचिंग की। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उन्होंने लॉन्च किया है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ताकि जो कल्चरल कनेक्ट है वो यहाँ पर सही तरीके से हो सके, जिससे क्या है कि यहाँ पर कोई माइनॉरिटी मेजोरिटी यहाँ पर इस तरह की चीज़ें न रहे, यहाँ पर सब एकजुट होकर रहे, सब तरीके से रहे, सब अच्छे से रहे। और प्रोएक्टिव रोल जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी के द्वारा। क्या है कि जब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एक प्रोएक्टिव रोल एक करेगी तो अपने आप चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ज़्यादा कंट्रोल में चीज़ें रह सकती है। गवर्नमेंट जो उन्होंने यहाँ पर मॉब वायलेंस को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए एंड पेनाल्टीज जो है यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर ला दी जानी चाहिए कि आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हो, आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो मॉब लिंचिंग है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो ये कुछ कंक्लूजन के तौर पर आप वहाँ पर लिख सकते हो। देन यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड पेज पर हमें लैंडस्लाइड जो है उसके बारे में देखने को मिल रहा है। अभी न्यूज़ है कि यहाँ पर अर्ली लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम जो है वो उस पर यहाँ पर काम चल रहा है। देखिए सबसे अच्छी चीज़ होती है अर्ली वार्निंग सिस्टम, EWS, अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि भाई वहाँ पर कोई भी डिजास्टर हो, अर्थक्वेक हो, वॉल्केनो हो, सुनामी हो, फ्लड हो या जो कुछ भी हो, अगर अर्ली वार्निंग, साइक्लोन हो, जिसकी भी अर्ली वार्निंग हमें हमको मिल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, एक तो अगर कोई रास्ता वहाँ से जा रहा है तो रास्ते को वैकेट कर सकते हैं, कोई वहाँ से जाएगा नहीं। दूसरी चीज़ है कि जो लोग हैं वहाँ पर जो रह रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं कि भाई एक जगह से उनको दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम में बहुत सही होती है। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो उस पर काम चल रहा है, काफ़ी किया गया है, अभी फाइनल स्टेज पर वो हमें देखने को मिलता है। तो ये अगर हम देखते हैं जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी MM अकेडमी पर पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीटेड है। तो लैंडस्लाइड के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमें ये एक तो न्यूज़ में देखने को मिलती है क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडस्लाइड और डेथ जो है पूरी दुनिया में इंडिया में हमें देखने को मिलता है। 15% कंट्री जो है वो प्रोन है लैंडस्लाइड के लिए, 15%। लैंडस्लाइड जो है थर्ड बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर है पूरी दुनिया में। तो आप समझ रहे हो कितना खतरनाक है ये मंजर। लैंडस्लाइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लैंडस्लाइड क्या है, लैंडस्लाइड मूवमेंट है ऑफ मास ऑफ रॉक डेब्रीज। यहाँ पर जो ग्रेविटी उसकी वजह से, मतलब ये पहाड़ है, ये पहाड़ से यहाँ पर समझ लो कोई पत्थर है, बड़ा सा पत्थर, वो फिसलते हुए यहाँ पर नीचे आ गया और यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से रोड जा रहा है, तो जो भी यहाँ पर आएगा दर 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 गोले चलना शुरू हो जाएगी।
तो यहाँ पर रॉक और डेब्रीज जो है उसका यहाँ पर मास मूवमेंट जो होता है, ऐसा नहीं है एक पत्थर, छोटा सा पत्थर जो है वो टुकड़ा आ गया, अरे बड़े बड़े आते हैं भाई, बहुत खतरनाक आते हैं। तो यहाँ पर वो जो है वो हमें देखने को मिलती है लैंड स्लाइड। एरियाज जहाँ पर स्टीप स्लोप होता है पर्टिकुलरली वो सस्टेनेबल होते हैं लैंडस्लाइड हजार्ड के लिए, क्योंकि अगर ऐसा स्लोप है, ऐसा स्लोप, तो यहाँ से फिसलने में उसको टाइम लगेगा। लेकिन समझ लो एकदम ही स्टीप है तो यहाँ से सबसे नीचे आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो अर्थ फ्लो हमें देखने को मिलता है, मास मूवमेंट देखने को मिलता है, मड फ्लो देखने को मिलता है, रोटेशनल स्लिप देखने को मिलती है, और एवलेंचेस ये हमें खासकर जो ग्लेशियर होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। देन अब यहाँ पर अगर हम टाइप देखते हैं लैंडस्लाइड के, तो टाइप है, एक तो होता है फॉल्स, जहाँ पर अपड्रप्ट मूवमेंट जो है मास मटेरियल की देखने को मिलती है, जैसे रॉक हो गया, बोल्डर्स हो गए। देन टॉपल्स हमें देखने को मिलता है, फॉरवर्ड रोटेशन जो है वो यहाँ पर होती है, ठीक है, जुप 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 घूमना शुरू अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। स्लाइड्स हमें देखने को मिलता है, रॉक डेब्रिज जो है वो यहाँ पर जो स्लोप है उससे नीचे फिसलते हुए आते हैं। एंड स्प्रेड हमें देखने को मिलता है, यूजुअली जेंटल स्लोप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे फोटोज के थ्रू मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स में आपको लैंडस्लाइड के टॉपिक में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं मैपिंग, तो मैपिंग बहुत ज़रूरी होती है। देखिए जो भी डिजास्टर है उसको, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैपिंग। क्या है कि यार समझ लो अगर आप किसी जगह पर आईएएस बनने के बाद कहीं पोस्टिंग हुई है, आपकी वेस्ट बंगाल में हुई है, ठीक है, या फिर समझ लो आपकी कश्मीर में हुई है, या फिर समझ लो आपकी साउथ में हुई है, या फिर समझ लो आपकी महाराष्ट्र या गुजरात में हुई है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट से लड़ने के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई यहाँ पर कौन सा डिजास्टर आता है ना। तो कौन सा डिजास्टर आता है, अगर हम ये वाला पैच देखते हैं वेस्ट बंगाल बोलिए, साइक्लोन जो है बहुत ग्रसित वहाँ पर है इलाका, तो कौन सा वहाँ पर डिजास्टर है वो मैपिंग से आपको समझता है। तो मैप जोनेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लैंडस्लाइड का जो है वो मैप दिया हुआ है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके द्वारा। तो यहाँ पर बहुत ही कम हज़ार जो है वाइट पैच में आपको देखने को मिल रहा है, मोस्टली यहाँ पर ज़्यादा ये जो है वो खेलता है लैंडस्लाइड, ठीक है ना। ये वाला इलाका तो मतलब हिली एरियाज जो रहेंगे वहाँ पर ही ज़्यादा हमें लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिलेगी, करेक्ट। तो ये चीज़ जो है वो हो जाती है। अभी हाल ही में ऐसा हुआ था कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ट्रेन से जा रहे थे मुंबई से दूसरी जगह पर, जहाँ पर बीच में कसारा पड़ता है, तो कसारा में लैंडस्लाइड जो है वो हो गई थी। तो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक वो मंजर जो है वो हो गया था। तो इस तरीके से जो है वो लैंडस्लाइड, मतलब ये वाला इलाका भूल लो, है ना। तो ये मतलब लैंडस्लाइड जो है काफ़ी बुरी तरीके से हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम कॉजेज देखते हैं, तो कॉजेज में दो कॉजेज आते हैं लैंडस्लाइड के। एक होता है नेचुरल कॉज, जहाँ पर अर्थक्वेक अगर आ जाता है तो ज़मीन हिल जाती है तो लैंडस्लाइड हो जाती है। हेवी रेनफॉल, बारिश आ गई, वहाँ पर जो मिट्टी है वो निकल गई, और यहाँ से जो मिट्टी है वो निकल गई और जो पूरे पत्थर है वो नीचे फिसलना शुरू हो गए। एंथ्रोपोजेनिक बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो उसमें भी यहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, माइनिंग के वजह से होता है। डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पर अगर पेड़ पौधे हैं तो फिर वो उसको निकलने में तकलीफ होगी, मिट्टी जो है फिसलेगी नहीं, मिट्टी नहीं फिसलेगी तो जो रॉक्स है वो नीचे नहीं आएंगे। लेकिन डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो मिट्टी जो है वो लूज पड़ जाएगी और अपने आप इससे आ जाएगा। अनस्टेबल अनसस्टेनेबल टूरिज्म जो है वो भी इसका एक फैक्टर हमें देखने को मिलता है। एंड इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो भाई लोगों की जो जान है वो जाती है, मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड, कोई जा नहीं सकता है वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज होता है, रोड वोड सब टूट जाते हैं, इकोनॉमिक लॉस हमें होता है, वाटर अवेबिलिटी जो है उसमें भी यहाँ पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। सजेशंस क्या है, सजेशन है सबसे पहले तो जो ज़्यादा प्रोन रीजन है जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हाई रिस्क जोन में आते हैं, उन्होंने ग्रेट कॉशन लेना चाहिए यहाँ पर डिसरप्टिव प्रोजेक्ट्स के लिए। मतलब सबसे पहले तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर वो लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स जो है वो उन्हें देखने चाहिए कि भाई उसमें वो बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है ना। तो माइनिंग और डैम कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले यहाँ पर प्रॉपर असेसमेंट जो है वो लिया जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर सस्टेनेबल रहेगा या नहीं वो पता लगाया जा सकता है। दूसरा है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड माइक्रो जोनिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करनी चाहिए, कि भाई माइक्रो, कि हमने इतना बड़ा इलाका देख लिया कि हाँ भाई यहाँ पर ये जो है इलाका बहुत जो प्रोन है, लेकिन उसमें माइक्रो भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है, अच्छा ये वाले इलाकों में आता है, तो ये वाले इलाकों को पहली तैनात अलर्ट में रखना है ना, माउंटेनियर्स हाईली वल्नरेबल रीजन्स को। देन यहाँ पर फंडिंग जो है वो दी जानी चाहिए, जैसे कि मिटिगेशन एजेंसी जो है वो सही तरीके से प्लान कर सके कि कैसे हम यहाँ पर डिजास्टर को रोक सकें। एंड यहाँ पर लोकली अवेलेबल ट्रेंड मैन पावर जो है वो भी हमने यहाँ पर लेनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर जो रिडक्शन है हज़ार्ड का वो किया जा सके, लोगों में अवेयरनेस जो है वो यहाँ पर फैलाई जा सके, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जो है, एग्रीकल्चर, वैली में लोग ना जाए, मॉडरेट स्लोप वहाँ पर ही लोग ज़्यादा रहे,
अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम वहाँ पर करे, जो बर्न्स है उसका कंस्ट्रक्शन करे, जिससे कि वाटर जो है वो फ्लो रिड्यूस हो जाए, है ना, जिससे कि जो लैंडस्लाइड है उसको हम कंट्रोल कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ज़्यादा पूरा और डिटेल में देखने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट जो कोर्स है एमएम अकेडमी ऐप या फिर वेबसाइट, दोनों पर ही आप देख सकते हो। जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। देन यहाँ पर हम बात करते हैं विलेज ऑन पेरियार बैंक इन अलर्ट मोड। तो यहाँ पर 5th पेज पर ये न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही है पेरियार रिवर की। अब ये मैंने क्यों लिया है, देखिए हाल ही में दो जो क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस इन यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स, 2 क्वेश्चन रिवर्स पर आए। एक आया इंडस वैली रिवर पर, जहां पर बोला गया कि डायरेक्ट इंडस को जोड़ने वाली कौन सी रिवर है ना। तो ये एक क्वेश्चन आया। दूसरा आया कि कौन सी रिवर जो है उसका ओरिजिनेशन हमें ईस्टर्न घाट से देखने को मिलता है। तो ऐसे 2 क्वेश्चंस हमें रिवर्स पर, स्पेसिफिकली रिवर्स पर हमें देखने को मिले हैं। तो अब यहाँ पर सवाल यही आता है कि जो रिवर सिस्टम है या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम कैसे पढ़े। तो देखिए जब भी हम रिवर सिस्टम की बात करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, तो मोस्टली जो रिवर्स है, काफ़ी डैम्स की वजह से, काफ़ी रिवर्स जो इंटरस्टेट जो ट्रिब्यूनल मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो चलते रहते हैं। उसी के साथ साथ जो रिवर है वो सूख गई है, फ्लड आ गया है, इसकी वजह से रिवर्स न्यूज़ में रहती है। और इसी वजह से पर्टिकुलर वो रीजन की जो रिवर सिस्टम है, ड्रेनेज पैटर्न है, उसको हमें डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेरियार बैंक की। तो पेरियार बैंक जो है उनको अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो 2020 में ये जो है ये भी काफ़ी न्यूज़ में ऑलरेडी थी, क्योंकि डैम की वजह से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये इम्पोर्ट जाता है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर हमें कई डैम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इडुक्की डैम जो है वो भी देखने को मिलता है ना। और भी कई सारे, जो एक डैम के बारे में यहाँ पर डिस्कस भी करूँगा, जो है मेला पेरियार डैम जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से डैम जो है उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हमें देखने को मिलती है रिवर। तो ये जीएस पेपर 1 पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और अगर हम जीएस पेपर 3 देखते हैं, फ्लड देखते हैं, तो उसमें भी ये न्यूज़ में आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिवर के बारे में, ठीक है। तो रिवर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कावेरी रिवर है, यहाँ पर कृष्णा रिवर इस तरीके से बहती हुई देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमें पेरियार रिवर जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में आपको पोजीशन कहाँ पर है वो भी ज़रूरी होता है। कभी कभार आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम ये रिवर की बात करते हैं, तो लॉन्गेस्ट रिवर है स्टेट ऑफ केरला में विथ लेंथ ऑफ 244 किलोमीटर। लाइफलाइन ऑफ केरला इसको कहा जाता है, क्योंकि वन ऑफ द फ्यू पेरनियल रिवर है जो कभी 24 मतलब 12 महीने चलती रहती है। पेरनियल रिवर चैनल जो कंटिन्यूस फ्लो पाथ रहता है स्ट्रीम बेड का ऑल ईयर राउंड, ठीक है, मतलब वो सूखती नहीं है। ओरिजिनेशन अगर हम देखते हैं तो ओरिजिनेशन हमें यहाँ पर शिवागिरी हिल्स वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है। पेरियार नेशनल पार्क के थ्रू ये फ्लो होती है। मेन ट्रिब्यूटरीज अगर इसकी हम देखें तो मेन ट्रिब्यूटरीज में हमें जो मुथिरापुजा, मुलयार, देन चेरुथोनी एंड पेरिन जंकुती, ये हमें जो ट्रिब्यूटरीज है वो देखने को मिलती है। डायरेक्ट रिवर के बारे में भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। देन यहाँ पर जो मुला पेरियार डैम है, ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिचुएटेड है ऑन द कन्फ्लुक्स ऑफ मुलायार और पेरियार रिवर के ऊपर, ठीक है, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से ये जो डैम है ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चलता रहता है। और इसी के वजह से यहाँ पर काफ़ी जो करंट रिलेटेड इश्यूज है वो हमें देखने को मिलता रहता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट 5th पेज पर ही हमें और एक चीज़ देखने को मिल रही है कि 2 हेल्ड फॉर किलिंग मैन ओवर इंटरफेथ अफेयर। अब इंटरफेथ अफेयर, ठीक है। अब इंटरफेथ अफेयर मतलब यहाँ पर क्या है भाई, ये है ऑनर किलिंग का मैटर, ठीक है। तो ऑनर किलिंग ये हमारे जीएस पेपर 1 में पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ऑनर किलिंग, ये जो ऑनर किलिंग होती है ये हमारे देश में, हमारे समाज में काफ़ी बुरी तरीके से घुली हुई है। तो ऑनर किलिंग अगर हम देखते हैं तो ऑनर किलिंग मतलब क्या, देखिए ऑनर किलिंग या फिर शेम किलिंग ये एक होमिसाइड होता है फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो विक्टिम है उसने डिसऑनर उनकी फैमिली को लेकर आए। मतलब समझ लो कि इंटर रिलीजन यहाँ पर कोई शादी हुई है, इंटरकास्ट शादी हुई है। तो अब यहाँ पर ये समझ लो ये लड़की है फीमेल, ये मेल, ठीक है, इन लोगों ने शादी कर ली, इंटरकास्ट है, इंटर रिलीजन है, इंटरफेथ है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो घर वाले हैं, ठीक है, ये पापा बोल दो, इनको ऐसा लगा है कि यार इन लोगों ने हमारे समाज में हमारी इज्जत जो है वो उछाल दी। तो इसलिए अब शेम किलिंग जो है वो की जाती है कि भाई इसको मार दिया जाए, इसको मार दिया जाए, है ना। तो शेम किलिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। मराठी में एक मूवी आई थी सैराट, कई सारी मूवीज बनी हुई है, लेकिन
काफ़ी फेमस हुई थी। जिंग 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 जिंगाट उस पे जो हिंदी रीमेक है उसका वो भी बनाया गया था, है ना, जहाँ पर वो कपूर जो है वो लड़की थी नई, पता नहीं नाम एग्जैक्टली याद नहीं, पूजा कपूर के पता नहीं कौन सी कपूर है, वो भी उसमें थी और शाहिद कपूर का भाई जो है वो उस मूवी में था हिंदी रीमेक में। तो इस तरीके से हमें ऑनर किलिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो ये ऑनर किलिंग है। अब इसमें क्या होता है कि भाई अरेंज मैरिज को रिफ्यूज कर देते हैं और लव मैरिज प्यार हो जाता है तो शादी कर लेते हैं, है ना। ऑनर किलिंग इसमें इन्वॉल्व होता है मोस्ट ऑफन मर्डर जो है वुमेन का, लड़की का, बाय मेल फैमिली मेंबर्स, ठीक है। और पेट्रियार्कियल सोसाइटी, यहाँ पर गर्ल वुमेन जो है वो क्लोजली मॉनिटर जो है वो भी किए जाते हैं, है ना। और काफ़ी सारी जगहों पर हमें ऑनर किलिंग जो है वो देखने को मिलती है। अब 1990 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेटअप की गई थी एक स्टैट्यूटरी बॉडी, जिससे कि यहाँ पर इशू जो है ऑनर किलिंग का एथनिक ग्रुप्स में नॉर्थ इंडिया में उसको हम यहाँ पर सही कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर हम रीजंस देखते हैं ऑनर किलिंग के, तो रीजंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो है भैया स्ट्रेटिफिकेशन। क्या है कि यहाँ पर सोशोलॉजी हमारी इस तरीके से है कि एक हमारी कास्ट सिस्टम काफ़ी रिजिड है, कई जगहों पर हमें देखने को मिलती है। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखें वहाँ पर काफ़ी खुल गई है, लेकिन और कई जगहों पर हमें काफ़ी रिजिड देखने को मिलती है, जहाँ पर कास्ट को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। तो इंटरकास्ट हो जाए तो वहाँ पर अरे उसकी लड़की तो भाग गई, अरे उसका लड़का तो ये कर दिया, ये ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये प्रॉब्लम होता है मेंटेलिटी जो है लोगों की, है ना, कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई खुद के मन से वो शादी कर रहे हैं, अपने कास्ट के बाहर वो शादी कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए अभी भी नेगेटिव है हमारा सिस्टम जो है, हमारी सोसाइटी जो है उस चीज़ के लिए। गवर्नेंस, हमारे यहाँ पर गवर्नेंस जो है वो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि क्या है मोस्टली विलेजेस में अगर ये सारी चीज़ें होती है तो वहाँ पर जो वहाँ के हेड रहेंगे वो खुद अपने पॉलिटिकल गेन के लिए सपोर्ट करते हैं कि नहीं नहीं भाई बराबर है, तुम ऐसे ही करो, ऐसा कैसे चल सकता है, ऐसा होता है। खाप पंचायत हमें देखने को मिलते हैं। खाप पंचायत मतलब बेसिकली समझ लो कि एक पर्टिकुलर जो कास्ट है उनका एक बनाया हुआ ग्रुप, ठीक है। तो अब वो खाप पंचायत जो होती है वो निर्णय लेगी, तो वो निर्णय लेगी तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल निर्णय रहेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रहेंगे, इलीगल रहेंगे, ब्रूटल रहेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इस तरीके से निर्णय जो है ऑनर किलिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ावा हो जाता है। ये प्राइमरली यहाँ पर अपर कास्ट लोग जो है उनके द्वारा यहाँ पर बनाया जाता था, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती थी और मोस्टली मेल डोमिनेटेड हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑनर किलिंग के बारे में। देन यहाँ पर नेक्स्ट हमें 8th पेज पर देखने को मिलता है एडिबल ऑयल, जो जीएस पेपर 3 पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 2021 में पाम ऑयल के ऊपर क्वेश्चन आया था, है ना। पाम ऑयल के बारे में आपको स्टेटमेंट जो है वो दिए गए थे, आपको सही जवाब जो है वो बताना था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंप्लीटली एडिबल ऑयल के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं कि यहाँ पर क्या है, कट एडिबल ऑयल प्राइजेस। एडिबल ऑयल के प्राइजेस जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसलिए उसको कंट्रोल में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है उसकी वजह से, और इसलिए न्यूज़ में चल रहा है। हमारे जीएस पेपर 3 पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन आपको इस पर आ सकते हैं। ऑयल जो कॉमनली इंडिया में यूज़ किया जाता है उसमें हमें ग्राउंडनट, मस्टर्ड, रिपसीड्स, सीसैम, सनफ्लावर, लिनसीड एंड नाइजर सीड, कैस्टर, ये सब देखने को मिलते हैं। कोकोनट जो है मोस्ट कॉमन है, अमंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमंग दी प्लांटेशन क्रॉप्स। देन उसके बाद येलो रिवोल्यूशन, इससे रिलेटेड येलो रिवोल्यूशन आपको याद रहना चाहिए, जिससे कि प्रोडक्शन जो है एडिबल ऑयल सीड्स का कंट्री में वो यहाँ पर हो सके, जिससे कि डोमेस्टिक डिमांड, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर ज़्यादा उगाते भी है, बहुत बहुत अच्छे हम प्रोड्यूसर है, लेकिन स्टिल हम यहाँ पर क्या करते हैं, इम्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के मामले में। अब यहाँ पर खरीफ स्ट्रेटेजी जो है फॉर ऑयल सीड्स, देखिए अब क्या है, पाम जो है, पाम ऑयल ये क्या है, इसके ऊपर तो खैर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, दोबारा उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है अब पाम जो ऑयल सीड्स है उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज रही है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट। तो एक स्ट्रेटेजी हमें देखने को मिलती है खरीफ स्ट्रेटेजी फॉर ऑयल सीड्स। अब ये अगर हम देखते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने खरीफ स्ट्रेटेजी 2021 ये यहाँ पर फॉर्मुलेट की थी। अब इंपॉर्टेंट हो गया ना, 2022 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, 2023 के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, जिससे कि सेल्फ सफिशियंसी जो है एडिबल ऑयल्स में वो हम यहाँ पर अचीव कर सके। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वीडियोस देखना, क्योंकि आपको यहाँ पर ये जो चीज़ है ये न्यूज़ में देखने को मिलेगी क्या, नहीं। तो यहाँ पर जो वीडियोस है उसके थ्रू आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अपने आप देखने को मिल जाती है ना, इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो खरीफ सीजन के बारे में अगर हम जाने तो क्रॉप्स जो सोन किए जाते हैं जून जुलाई और हार्वेस्ट किए जाते हैं सितंबर अक्टूबर में, उसमें राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ये जो हमें खरीफ सीजन देखने को मिलता है, खरीफ स्ट्रेटेजी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो है हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स का खरीफ सीजन में ये यहाँ पर किया जाएगा।
जिससे जो फार्मर्स हैं उनको फ्री में ये सीड्स मिलेंगे और प्रोडक्शन जो है वो हम यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है और एरिया भी इंक्रीज करना है। क्या है, फ्री में मिलेगी तो ज़्यादा ज़्यादा जगहों पर वो लगाया जाएगा, एंड ज़्यादा ज़्यादा जगहों पर लगाया जाएगा तो प्रोडक्शन जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, है ना, खासकर इस पर फोकस किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई है क्या। ऑयल सीड जो है क्रॉप, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का। ऑयल सीड क्रॉप जो है प्राइमरीली यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल जो है उसके लिए ग्रो किया जाता है, ताकि वेजिटेबल ऑयल हमको मिल सके जो खाते हैं हम तेल। इंडिया जो है वो यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल सीड जो है उसको प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशन है काफ़ी फेवरेबल है इसके लिए, ऑयल सीड्स के लिए। अब यहाँ पर जो आपके लिए होमवर्क है, जो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखना है, वो ये है कि जो एडिबल ऑयल है, मतलब जो ऑयल सीड्स है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होती है वो आपको लिखना है, ठीक है। अब डिस्पाइट द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑयल सीड क्रॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री हमारी भारत पूरी दुनिया में, लेकिन उसी के साथ साथ लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है वेजिटेबल ऑयल का आज के टाइम पर अगर देखा जाए। चाइना के बाद इंडिया जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का, एंड थर्ड है इन पोजिशन ऑफ रिप सीड्स। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कितना यहाँ पर जो इंडिया है वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्टिल उसको इतना कंज्यूम हो जाता है कि उसको इंपोर्ट भी उतना ही करना पड़ता है। मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग एरिया अगर हम देखते हैं तो राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये देखने में ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हमें देखने को मिलता है। ये आपके लिए होमवर्क है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो कि यहाँ पर 9th पेज पर हमें देखने को मिलती है, रिलेटेड है मिस इन्फॉर्मेशन से, जो जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, ठीक है, तो ये क्या है, तो इस पर हम आते हैं। सबसे पहले तो फेक न्यूज़ क्या है ये समझते हैं। तो फेक न्यूज़ क्या है, इट्स काइंड ऑफ येलो जर्नलिज्म, ठीक है, जहाँ पर इंटेंशनली मिस इन्फॉर्मेशन या जो है या फिर बुरी इन्फॉर्मेशन जो सही नहीं है वो सेंशनलाइज की जाती है। ये डिस्ट्रीब्यूट होती है कन्वेंशनल प्रिंट के थ्रू भी, ब्रॉडकास्ट न्यूज़ मीडिया जो उसके थ्रू भी, और इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया जो है हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके थ्रू भी, व्हाट्सएप। इंटेंशनली लिखा जाता है जिससे कि फाइनेंशियली या पॉलिटिकल गेन जो है वो यहाँ पर हो सके। जानबूझ के जो हेडलाइन है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, सेंशनलाइज किया जाता है ना। जैसे बीच में एक न्यूज़ जो हमें देखने को मिल रही थी, एनसीबी जो एनसीबी है, आर्यन खान को जब अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद मन्नत पे भी रेड हुई, जबकि बाद में उन्होंने कंफर्म किया कि भाई रेड नहीं हुई थी। बहुत सारे जो प्रिंट मीडिया है, मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया है, उस पर छप चुका था, इंक्लूडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। देन यहाँ पर जो कॉजेस है उसके क्या है, सबसे पहले इंटरनेट भाई फ्री में मिल रहा है, बांटो, जितना फैला सकते हैं फैलाओ। ऑथेंटिसिटी जो है हम चेक नहीं करते हैं, जैसे ही हमको दिखा हमारे आइडियोलॉजी को सूट हो गया, चलो शेयर कर दिया। अगर जो मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते हैं वो उन्होंने क्या बुरा किया है वो फट से बिना देखे शेयर कर देंगे कि भाई हाँ ये देखो ये लेकर आ गया है ना। दूसरा, जो सपोर्ट करते हैं, कई हमें ये देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट के थ्रू एक स्कीम लाई गई है जहाँ पर हर किसी के जो लड़कियां हैं उनके अकाउंट में 20-20 लाख रुपए जमा कर देने, वो भी शेयर कर देते हैं। तो मतलब थोड़ा ऑथेंटिसिटी जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है। रेगुलेटर जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। इमोशन, लोग इमोशन इसमें जो उनको सूट करता है वो शेयर कर देते हैं, तो ये सब कॉजेस है। कंसर्न भी है कि भाई ज्यूरिडिक्शन इशू है कि हमारे पर कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है, अंडर यूजर जनरेटेड कंटेंट है। अभी अगर हम यहाँ पर ब्लेम करें कि भाई व्हाट्सएप को ब्लेम करें, फेसबुक को ब्लेम करें, इंस्टाग्राम को ब्लेम करें, तो लेकिन वो तो एक प्लेटफॉर्म है, शेयर तो लोग कर रहे हैं। प्राइवेसी राइट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हाई इंक्रिप्शन जो उसकी यहाँ पर ज़रूरत जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर टैकल कैसे किया जाए, सबसे पहले डिजिटल लिटरेसी जो है प्रोवाइड करना जरूरी है। लोगों को बताना चाहिए भाई देखो ऐसा ऐसा ये होता है, आपके एक शेयर की वजह से ये इम्पैक्ट हो सकता है। जो पॉलिसी है वो यहाँ पर लाई जानी चाहिए। ओम्बुड्समैन, देखिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से पीआईबी फैक्ट चेकर हुए वो लाया गया, जहाँ पर जो भी फैक्ट्स है वो यहाँ पर चेक किए जाते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है। देन पुलिस मशीनरी सही तरीके से लाई जानी चाहिए। फाइन जो है ज़्यादा लगाना चाहिए, जिससे कि अगर जैसे पता चले कि इसने फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किए तो फाइन लगे। एनजीओ जो उनका रोल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं 10th पेज पर, जहाँ पर म्यूजियम ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमें न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। म्यूजियम ऑन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम जो है 3 मूर्ति भवन प्रीमाइसेस में हमें देखने को मिल रहा है, और इसने जो डेडलाइन थी कि भैया अभी शुरू होना था वो भी उसने मिस कर दी। म्यूजियम अगर आप देखोगे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट टू नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी,
एंड अप्रूव किया गया था 2018 में। कॉस्ट जो है 271 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर होगा क्या, इसके फीचर्स है कि यहाँ पर ऑडियो विजुअल डिस्प्ले होगा, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी ज़िंदगी के होलोग्राम्स रहेंगे, प्रोजेक्शंस रहेंगे, इंटरेक्टिव कंटेंट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अगर हम देखते हैं, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश की गई 1964 में। प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के प्रेसिडेंट है NMML के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 4 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हम देखते हैं, म्यूजियम ऑन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, लाइब्रेरी ऑन मॉडर्न इंडिया, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज एंड नेहरू प्लानिटेरियम। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो काफ़ी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है इसमें। और आपको जो ध्यान में रखना है, कितने हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी लिस्ट जो है वो भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब यहाँ पर हम हमारे एडिटोरियल पर आते हैं, जो कि टाइम टू सी द ट्रांजिशन। अभी देखिए, दो और न्यूज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। एक है विच हंटिंग, ठीक है, दूसरा है जो हमारी अबेटमेंट टू सुसाइड है, अबेटमेंट टू सुसाइड, ठीक है। ये दो न्यूज़ और आई थी, लेकिन वो ऑलरेडी कवर की हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको कवर नहीं किया हुआ है, उसके सेपरेट वीडियो बने हुए हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं टाइम टू सी द ट्रांजिशन का। अभी यहाँ पर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो पंजाब जो है वो कैसे फिर से शाइन कर सकता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में भी, क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर में भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे फिर से हम उसको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत चल रहे हैं, स्टबल बर्निंग चल रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वहाँ पर फर्टिलिटी जो है ख़त्म होती जा रही है, और जो हमारा अनाज है उसकी भी लेवल जो है वो हमें खस्ता होती हुई देखने को मिल रही है। तो इसलिए पंजाब जो है वहाँ से शुरू हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन। पंजाब जो है पाइनियर है अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके का एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैसे हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम बैकग्राउंड देखें तो एज पर लेटेस्ट सिचुएशन असेसमेंट सर्वे जो कंडक्ट किया गया नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा, एवरेज इंडियन फार्मर जो है वो 10,218 पर मंथ जो है वो कमा रहा है 2018-19 में। अक्रॉस स्टेट हाईएस्ट इनकम जो है वो मेघालय, देन पंजाब, देन हरियाणा, देन अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन ये फेयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लैंड साइज है वो यहाँ पर काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि भाई इतना ही कमा रहा है। तो ये हो सकता है कि ये अगर समझ लो 1 एकड़ में कमा रहा है, ये अगर 50 एकड़ में कमा रहा है, तो ये क्या फेयर देखना हुआ? नहीं हुआ बिल्कुल भी, है ना। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम हम कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, कैसे अच्छी बना सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। पहला है कि फंड जो है वो 5 ईयर प्लान में डाला जाना चाहिए। ठीक है, 5 ईयर प्लान तो अब क्या है? तो यहाँ पर नीति आयोग है ना, 5 ईयर प्लान में डाला, जिससे कि यहाँ पर एटलीस्ट मिलियन हेक्टर ऑफ पैडी एरिया जो है उसको हम मेज में कन्वर्ट कर सके, जिससे कि पैडी जो है उस पर जो डिपेंडेंट है, मेज में उसको कन्वर्ट हम यहाँ पर कर सके। कॉर्पस जो पैसा है, जो हमें तिजोरी है, इक्वल कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए सेंट्रल और स्टेट का, जहाँ पर क्या है एक पर ही पूरा बर्डन जो है वो ना आए। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पंजाब जो है उसको फार्मर्स MSP मेज को दी जानी चाहिए। मेज कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब यहाँ पर आना चाहिए, क्रिएट किया जाना चाहिए, जिससे कि मेज जो है फार्मर से वो खरीदे और फिर MSP पर खरीदे, और फिर फार्मर जो उनको भी यहाँ पर बेनिफिट हो। क्योंकि कोई भी फार्मर जो है कोई भी प्लांट क्यों उगाएगा? ताकि उनको वो बेचा जाए, है ना। अब MSP में बेचा जाएगा तो एटलीस्ट वो, हाँ चलो भैया मिल रहा है MSP तो उगा देते हैं। एजेंसीज जो है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहिए एथेनॉल कंपनीज के द्वारा। अब ये क्या करेगी, एथेनॉल कंपनीज जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी। मेज जो है वो यहाँ पर एथेनॉल प्रोड्यूस करने में अगर इस्तेमाल हो तो और भी बेहतर यहाँ पर चीज़ें हो सकती है। देन मेज प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कॉम्पिटिटिव रहनी चाहिए एज दैट ऑफ पैडी इन पंजाब। कॉम्पिटिटिव रहनी चाहिए, प्राइजेस नहीं तो एकदम ही हाई हो जाए तो कोई मतलब नहीं बनेगा। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रहनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि वो बेचे जाएंगे तो वो भी अच्छे तरीके से बेचा जाए। एंड यहाँ पर एथेनॉल जो है मेज से प्रोड्यूस ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मैनर में हो, ताकि ग्लोबली जो है उसकी प्राइजेस हमें कॉम्पिटिटिव रहे और उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाए। सिक्स्थ है कि बाकी पार्ट जो है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी वो यहाँ पर की जानी चाहिए अंडर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऐसा नहीं कि हम अगर एक ही क्रॉप पर डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज़रूर क्रिएट होंगे। देन यहाँ पर फोकस्ड पॉलिसी जो है रहनी चाहिए कि यहाँ पर जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसी के साथ लाइफ स्टॉक और फिशरीज जो है उस पर भी यहाँ पर फार्मर को डाला जाए, जिससे कि एक्स्ट्रा इनकम भी उनको मिल जाए और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर हो, सस्टेनेबल इनकम जो है वो भी उनके पास यहाँ पर मिले। तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है।
तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से पूरा न्यूज़पेपर जो है वो समझ में आ गया होगा। और एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए या फिर विजिट कीजिए themmacademy.in, जहाँ पर आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाएंगे। तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।